हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम इस समय बात कर रहे हैं आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की बुक को हम पूरा रीडिंग कर रहे हैं। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी, चाहे वो आपका DT+B का एग्ज़ाम हो या सुपर टेट हो, KVS हो, रीट हो, जो भी है, यूपी टेट, सी टेट, सब में ये आपका इंपॉर्टेंट है। और पहली बुक हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, ये बुक हम पूरी पढ़ने के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसे जिस दिन ये बुक पूरी होगी, हम ख़त्म करेंगे, उसी दिन आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस बुक की PDF भी मिल जाएगी कि आप डिटेल में चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, और अगर शॉर्ट में चाहें तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो देखनी जरूरी है, वीडियो में आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी जो इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम चारों सेमेस्टर की सारी बुक्स को हम पढ़ेंगे जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, और एकदम ऑथेंटिक होती हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेबस हमने डिस्कस किया था, तो सिलेबस में हम कहाँ तक कर चुके हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र हम कर चुके हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके अंतर्गत होने वाले विकास में हमने शारीरिक और मानसिक विकास कर लिया है। आज हम ये सारे विकास को देखेंगे जहाँ तक हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीधे आते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके, ये हमने पढ़ लिया था और हमने छोड़ा था, मानसिक विकास भी पढ़ लिया था। जीन पियाजे का संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास हमें आज पढ़ना है। ये आपका है। ओके, चलिए, ये आपका क्या हो जाता है, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। पहले हम देख लेंगे जीन पियाजे की कितनी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं, फिर हम देख लेंगे सारी अवस्थाओं में। हमने बताया था आपको अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और इन सभी अवस्थाओं में हम इनको देखेंगे। तो पहले हम पियाजे के सिद्धांत को थोड़ा सा जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य 4 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, 4 स्टेज दिए हैं। पहला कौन सा है आपका, क्रिया संवेदी विभाजित किया है। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इसमें ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी पहली अवस्था है ये संवेदी पेशीय अवस्था है। इसकी अगर एज पूछा जाए तो हम जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष मानते हैं। और जो आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसकी एज होती है आपकी 2 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल। उसके बाद हम आते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे, ये हमारी होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसकी एज है हमारी 11 से 18 या 12 से 18 मान लेते हैं। अभी आगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जो ये संवेदी पेशीय अवस्था है, इसको 4 स्टेज में बांटा गया है। तो 6 स्टेज में बांटा गया है। तो उनको 6 भागों को भी, हम उप अवस्थाओं को भी देखेंगे, सब स्टेज बोलेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। चारों अवस्थाओं को हमने देख लिया। और पहली अवस्था हमारी कौन सी है, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है हमारी संवेदी पेशीय अवस्था। ओके, संवेदी पेशीय अवस्था, यहाँ पर देखिए आप, संवेदी पेशीय अवस्था। और इसका एज आपको क्या बताया गया है, जन्म से 2 वर्ष, जैसा कि हमने बताया है आपको, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष इसकी अवस्था है। और बात करेंगे, जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप में होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे सीखते हैं या अनुभव करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। उन 6 उप अवस्थाओं को भी हम जान लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहली आपकी क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था। ठीक है, पहली आपकी क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में आपका है कि ये अवस्था जो है 30 दिन की होती है। पहली आपकी क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था, ये अवस्था 30 दिन की होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रियाएं करता है और इनमें वस्तु को लेकर मुंह में रखे चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। यानी कि पहली जो है आपकी, जैसा कि हमने बताया, इसकी ड्यूरेशन कितना होता है, जन्म से 30 दिन। ठीक है, और हम बात करेंगे, शिशु केवल ये सहज क्रियाएँ करता है और वस्तु को, कोई भी वस्तु को आप देखते होंगे कि जो बच्चा महीने भर का होता है, वस्तुओं को मुंह में रख के चूसने लगता है, तो ये क्रियाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। फिर दूसरी हमारी आती है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, इसकी एज क्या होती है, 1 माह से 4 माह होती है इसकी एज। बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं और दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। देखिए, यहाँ से अगर आपका उप अवस्थाओं से क्वेश्चन बहुत ही डीप में बनेगा तो बनेगा, नहीं तो सीधे सीधे आपके अवस्थाओं से ही बनता है। फिर अगला है गौड़ वृत्तीय अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी क्या है, गौड़ वृत्तीय अवस्था।
वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तो ये अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है। पहली हमने देखा कि जन्म से 30 दिन, दूसरी अवस्था जो है 1 माह से 4 माह, तीसरी अवस्था है 4 माह से 6 माह। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है, तो इन चीज़ों को इधर उधर भी करते हैं बच्चे। फिर अगली हमारी कौन सी अवस्था है, गौड़ प्रवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था हमने देख ली। फिर अगली हमारी गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ठीक है, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है। ये अवस्था 8 से 12 माह तक होती है। देखिए मैंने छोड़ तो नहीं दिया, नहीं छोड़ा है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। बच्चे जो है जैसे बड़े लोग जो बोलते हैं उसका अनुकरण करके भी बोलने लगते हैं। फिर अगला क्या है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ये अवस्था 12 से 18 माह की होती है। इसमें जो है बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों द्वारा करते हैं। फिर अगली अवस्था है हमारी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। ये होती है 18 से 24 माह की अवस्था। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में उसके अस्तित्व को बच्चा समझने लगता है। जैसे उसने कोई चीज़ देखी और कोई चीज़ वहाँ से हटा दी गई तो वो ढूंढेगा उस चीज़ को, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम संवेदी पेशी अवस्था के जल्दी से एक बार और जान लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं। एक सेकेंड, इसको हम इधर कर देते हैं। चलिए, तो पहली हमने क्या देखी, संवेदी पेशी अवस्था की पहली क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था, ठीक है। फिर दूसरी हमारी क्या है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी हमारी है वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और अगली है हमारी कौन सी, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था। तो ये 24 माह हो गए, यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं हो गई। इनमें बच्चा हमने देखा कि इंद्रियों के द्वारा सीखता है। फिर अगली है हमारी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। चलिए अब हम अगली अवस्था को जानते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे, तो अगली हमारी कौन सी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में यहाँ भी बांट दिया है। कौन कौन सी है आपकी, एक प्राक संक्रियात्मक अवधि, इसकी अवधि कितनी है आपकी, इसकी अवधि 2 से 4 वर्ष होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों और शब्दों के में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। यहाँ बच्चे 2 से 4 वर्ष की एज में बच्चे जो है अनुकरण करते हैं चीज़ों का। और यहाँ पर लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में लेते हैं, यानी कि वो सजीव ही समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ गिर के टूट गई उसके लिए बच्चे रोने लगते हैं, उसको सजीव ही समझते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कौन सी अवस्था है, अंतर्दर्शी अवस्था। ये अवस्था 4 से 7 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क और चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, ठीक है, कोई क्रमबद्धता नहीं होती है, सोचते हैं और करने लगते हैं बच्चे। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है, यानी कि जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में तो जानते ही हैं और जो चीज़ें नहीं देखते हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी अवस्था हमारी कौन सी आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और इसकी अवस्था जो कितने साल की होती है, 7 से 11 साल की होती है, पियाजे की अवस्था है। इस आयु को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी हो जाते हैं, यानी कि बच्चे यहाँ पर सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादा। 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि जो चीज़ें सामने हैं उनका सॉल्यूशन वो देख लेंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने नहीं हैं उनको उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत करने लगते हैं। जैसा कि आप इस एज का कोई बच्चा है, आप चीज़ों को दे देंगे सीक्वेंस में लगाने का तो वो लगा देगा, जैसे वृत्त बता देगा, त्रिभुज बता देगा, गोला बता देगा, तो ये सारी चीज़ें करने लगता है। इस अवस्था में बच्चों में चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे चिंतन तो करते हैं लेकिन उनमें क्या होती है, क्रमबद्धता नहीं होती है। फिर आगे हम देखते हैं, अगली हमारी अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष का होते होते बालक का मस्तिष्क जो है परिपक्व हो जाता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उसके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने
संप्रत्यय चिंतन की अवस्था दी है, संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। ठीक है, संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा किसे दी है पियाजे ने कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे समस्या का समाधान की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है, और इसे जो है संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा भी दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं और अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। यानी कि जो चीज़ें सामने नहीं होती उनके बारे में भी बच्चे जानते हैं। फिर अगला हमारा है कि पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका ठीक है प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावकों के लिए विशेष रूप से होता है। तो ये चारों अवस्थाएं हमने देख ली। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन सी अवस्थाएं हमने देखी। संवेदी पेशीय अवस्था, इसको 6 उपावस्थाओं में बांटा गया है। एज क्या है इसकी, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 2 से 7 साल है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, इसकी एज है आपकी 7 से 11 साल। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, इसकी है 11 वर्ष से वयस्क होने तक। ठीक है, चलिए पूछा गया है पर संवेदी पेशीय अवस्था को मुख्य रूप से कौन कौन सी उपावस्थाओं में बांटा गया है, तो 6 उपावस्थाओं में बांटा गया है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो है उसको किस नाम से पुकारते हैं, उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास को देखेंगे। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में, यानी कहने का मतलब है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में हम संज्ञानात्मक विकास को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। तो हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है, उसी से व्यक्तित्व का निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। संवेग यानी कि जो इमोशन होते हैं हमारे अंदर, किसी चीज़ को देखकर जैसे इमोशन आते हैं उन्हीं को हम संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किस अवस्था में बच्चों में कैसे संवेग आते हैं, कहने का सीधा सीधा मतलब यही है। तो पहले हम शैशवावस्था में देखते हैं कौन कौन से संवेग होते हैं बच्चों में। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास हम जानेंगे, यानी इमोशनल डेवलपमेंट। तो शिशुओं में संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। ठीक है, विशिष्ट संवेग मंद गति से स्वभाव के साथ जुड़ता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस आयु में बच्चों में कैसा संवेग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये शैशवावस्था की बात हो रही है। तो हम बात करते हैं जन्म के समय में बच्चों में कौन सा संवेग होता है, उत्तेजना संवेग होता है। 1 माह में वो पीड़ा और आनंद को महसूस करने लगता है। 3रे माह में बच्चे को क्रोध भी आने लगता है। 4 माह में वो अपनी परेशानी बताने में थोड़ा बहुत सक्षम हो जाता है। 5वें माह में उसे थोड़ा डर की भी अनुभूति होने लगती है। 10वें माह में उसे प्रेम भी समझ में आता है। 15वें माह में उसे जलन भी होती है, ईर्ष्या भी होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चे की माँ के पास अगर कोई है तो बच्चे को जलन होगी कि मैं जाऊँ अपने माँ के पास, वो न रहे। और 24वें माह में जो है खुशी और प्रसन्नता बच्चों में दिखने लगती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जन्म के समय उत्तेजना, 1 माह में पीड़ा और आनंद, 3 माह में क्रोध, 4 माह में परेशानी, 5 माह में भय, 10 माह में प्रेम, 15 माह में ईर्ष्या और 24 माह में खुशी और प्रसन्नता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध और प्रेम, ये 3 संवेगों का विकास होता है। ज़्यादातर इन्हीं संवेगों का विकास होता है कि बच्चा केवल डर जाता है, क्रोध है और प्रेम, ये तीनों जो है संवेग का ज़्यादातर हम विकास देखते हैं बच्चों में। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। ठीक है, और कभी कभी दोनों प्रकटीकरण एक साथ करने लगते हैं। आप बच्चों को कभी कभी देखेंगे कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, और कभी रो और हंस दोनों करने लगते हैं। ठीक है, शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। तो ये हो गया शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, बाकी PDF तो हम आपको प्रोवाइड ही करा देंगे जब ये खत्म होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की। इस अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चे में थोड़ा संवेग रुकने लगता है। अगर वो खुश हैं तो थोड़ी देर खुश रहेंगे, रोएंगे तो रोएंगे, ऐसी चीज़ें हैं। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। बालक भी ये समझने लगता है कि किस समय हमें कैसा संवेग प्रदर्शित करना है, ये सारी चीज़ें हैं। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। किसमें, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की एज जैसा कि हमने बताया था कि 6 वर्ष से 12 वर्ष, और कहीं कहीं आपका 5 वर्ष से भी 12 या 11 वर्ष लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं,
आगे हम देखते हैं कि माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था में जो एज होती है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों की नज़र में अच्छे बने रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए फिर क्या है, इस अवस्था के अंतिम चरणों में वह संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए बच्चे को यहाँ पर है कोई काम कहिए तो हाँ कहेगा या ना कहेगा, और बाद में हो सकता है कि झूठ बोलकर वो काम ना भी करे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संवेग यहाँ पर भी चरम पर होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर या किशोरी यानी बालक या बालिकाएं जो किशोर या किशोरी कहलाने लगते हैं, एज क्या होती है 12 से 18 साल। अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है बच्चों से। यहाँ पर देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों के थोड़े बिगड़ने की या बनने की संभावना यहीं पे होती है। तो इसलिए गार्जियन सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं बच्चे को थोड़ा सा अनुशासित रखें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। उन्हें ना तो बालकों की कोटि में रखते हैं और ना ही बड़ों की कोटि में रखते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, तो किशोरावस्था में। देखिए बात क्या होती है यहाँ पर, जो बच्चे होते हैं, बच्चों को ना ही छोटे की श्रेणी में ही रखा जाता है और ना ही बड़ों की श्रेणी में ही रखा जाता है, तो बीच में होते हैं। तो इस चीज़ों में थोड़ी संवेगात्मक अस्थिरता हो जाती है बच्चों में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे क्या है, किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। यहाँ पर बच्चों में क्या है, जिसको भी अन्यायी व्यक्ति को देखता है तो उसके प्रति क्रोध आता है, अगर किसी दुखी व्यक्ति को देखता है तो उसके प्रति उसे दया आती है। फिर आगे हम देखते हैं, किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति उनके संवेगों पर छाप होती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो यहाँ स्वास्थ्य की भी बात होती है। अगर स्वास्थ्य सही है तो बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता होगी, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो अस्थिरता ही पाई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। किशोर किशोरी अनेकों बातों में चिंतित रहते हैं। उदाहरण जैसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जब किशोर किशोरी हैं, किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने आप को देखते रहते हैं, बेहतर दिखना चाहते हैं कि हमारी कोई कमी नहीं रहे। तो अपनी आकृति, स्वास्थ्य, देखते हैं कि हमारे पास पैसे रहें अच्छे। और यहाँ पर जो कैरियर बनाने की चिंता होती है बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है कि समाज में हम सफल दिखें। ठीक है, फिर अगला क्या है, किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चों को ना ही बच्चा ही समझा जाता है और ना ही बड़ा समझा जाता है। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हमें चीज़ें करनी कैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी जैसे वो समाज में सफल हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो उनमें बहुत ही ज़्यादा निराशा हो जाती है। तो कभी कभी देखते होंगे आप कि किशोर या किशोरी जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देती है। एक बार हम और देखते हैं, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास जो है इतना विचित्र होता है कि किशोर या किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति जो है अगले ही पल उन्हें क्या कर देती है, छिन्न कर देती है, खिन्न कर देती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या पुनरावृत्ति बिंदु में क्या दिया हुआ है कि जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती है, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। संवेग के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे अब हमारा क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास भी हम आज कर लेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को देखिए थोड़ा ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएं, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। मैटर यहाँ पर जो है कंटेंट आपका बहुत ही ज़्यादा है।
चलिए बात करेंगे हम सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास यानी बच्चा समाज में कैसे समायोजन बनाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास को हम जानेंगे। तो इससे पहले हमने देखिए आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास देख लिया। आज हम सामाजिक विकास देखेंगे। तो शैशवावस्था में पहले हम देखते हैं सामाजिक विकास कैसा होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है जन्म से सामाजिक नहीं होगा। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क से में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है शैशवावस्था में। हम देखते हैं प्रथम माह में बच्चा क्या कर जाता है, ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, दूसरे माह में बच्चा मानव ध्वनि पहचानना सीख जाता है, मुस्कुराना, स्वागत करना, ये सारी चीज़ें हैं। मुस्कुराकर स्वागत करना, कोई भी देखेगा तो हंसता है बच्चा। तीसरे माह में माता के लिए प्रसन्नता और माता के अभाव में दुख। ठीक है, अगर माँ सामने है तो खुश रहेगा, अगर माँ कहीं दूर है तो दुखी हो जाएगा बच्चा। चौथे माह में हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। पाँचवें माह में प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है कि कब खुश है, कब क्रोध में है, तो ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। छठे माह में परिचितों से प्यार, अन्य लोगों से भयभीत। जैसे कोई अपने घर का है तो उससे जो है प्यार से बच्चा रहेगा, और कोई दूसरा है तो डर के रोने लगता है। सातवें माह की हम बात करें, सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखता है बच्चा। ठीक है, अनुकरण करता है, जैसे हम उसके सामने बोलते हैं तो वैसे ही वो भी बोलने की कोशिश करता है। आठवें और नवें माह में हाव भाव द्वारा विभिन्न संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध और भय का प्रदर्शन करता है बच्चा। फिर अगला हम बात करेंगे कि 10वें व 11वें माह में प्रतिछाया के साथ, अपनी ही परछाई के साथ खेलता है। नकारात्मक विकास होता है बच्चों में ऐसा। ठीक है, ये सारी चीज़ को वो सजीव ही मानते हैं। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग और सहानुभूति का विकास। देखते होंगे जब छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी अपनी मम्मी को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो खुद से भी झाड़ू लगाने लगते हैं, या पापा को कुछ करते देखते हैं तो सारे काम करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक बार जल्दी से हम इसको और रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले माह में ध्वनियों में अंतर करना बच्चा सीख जाता है। दूसरे माह में मानव ध्वनि को पहचानना सीख जाता है और मुस्कुराकर स्वागत करना सीख जाता है। फिर तीसरे माह में माता के लिए प्रसन्न होता है, उनके अभाव में दुखी होता है। चौथे माह में परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। पाँचवें माह में प्रसन्नता व क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। छठे माह में परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। सातवें माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव को सीखता है। आठवें और नवें माह में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध और भय का प्रदर्शन करने लगता है। 10वें व 11वें माह में प्रतिछाया के साथ खेलता है और उसमें बच्चों में नकारात्मक विकास भी होता है। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग और सहानुभूति, ये सारी चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं तीसरे वर्ष का बालक, ये तो 2 वर्ष का हो गया था। तीसरे वर्ष का जो बालक होता है वो आत्म केंद्रित होता है। वह अपने लिए ही कार्य करता है, किसी अन्य के लिए नहीं। जो चीज़ें उससे समझ में आती हैं वही करता है, किसी अन्य के लिए नहीं करता है। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि समाज में बोलना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, विचार विनिमय करना और अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब ये हमारा आ जाता है, एक सेकेंड, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब यहाँ पर देखिए हम क्या होता है कि शिशु का संसार, परिवार व बालक। देखिए जो है, ध्यान से देखिएगा, जो समाज का क्षेत्र होता है शैशवावस्था में, अगर पूछा जाए शैशवावस्था में समाज का क्षेत्र क्या होता है तो परिवार होता है, एकदम सीमित क्षेत्र होता है। और वही बाल्यावस्था में कैसा हो जाता है, समाज हो जाता है, परिवार हो जाता है और स्कूल भी हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि शिशु का संसार, परिवार व बालक का संसार। परिवार, देखिए शिशु का संसार, परिवार व बालक का संसार। परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। देखते हैं, परिवार के बाहर जो है संगी साथी व विद्यालय होता है, बाकी परिवार तो होता ही है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है समूह बनाना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ग्रुप एज किसे कहते हैं, समूह बनाने की अवस्था कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था होती है। फिर हम बात करते हैं इस आयु के बच्चे जो है, बालक बालिकाएं अपने अपने समूह में अलग अलग, यहाँ पर जो है बालक और बालिकाएं अपना अपना समूह अलग बनाते हैं। उन्हें खेल अधिक प्रिय होता है और वे अपने समूह के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। यहाँ पर बच्चों के दोस्त हो जाते हैं और अधिकतर वे कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। ठीक है,
इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, निर्णय भी लेते हैं और उनमें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। ठीक है, किसी से भी यहाँ पर बच्चे अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, जैसे अपने अध्यापक को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि बच्चे अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं, तो अध्यापक को ही मानते हैं और उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हीं की चीज़ों को अपनाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या देखते हैं, बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण, नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। यहाँ पर बच्चे नेतृत्व करना चाहते हैं। वह सामाजिक प्रशंसा व स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे यहाँ चाहते हैं कि समाज में हमारी प्रशंसा हो, हम कोई ऐसा गलत काम ना करें कि लोग हमें डांटे या कुछ ऐसा हो। अब बात करते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास की। तो यहाँ पर हम बात करें, किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था होती है। उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। इससे उसके सामाजिक विकास पर भी निम्न प्रभाव पड़ता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में किशोर किशोरी आत्म प्रेम की भावना उनमें बहुत होती है और वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में समय व्यतीत करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, अपने वेशभूषा पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने आप को आकर्षक बनाना चाहते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखना चाहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में किशोर व किशोरी में विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी कि कोई भी बालक है, वो कोई भी किशोर है तो किशोरी के प्रति आकर्षण होगा, किशोरी है तो किशोर के प्रति आकर्षण होगा। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें साथ रहना पसंद होता है। फिर आगे हम बात करते हैं, इस आयु में बच्चे अपने समूह के सक्रिय और प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। कोई भी ग्रुप बनाते हैं इस अवस्था में बच्चे, तो उसके सक्रिय व प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वो अपने समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पर क्रांतिकारी भावना बच्चों में ज़्यादा होती है। ठीक है, इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानते हैं। यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं और किसी की बात जल्दी मानना नहीं चाहते हैं। किशोर किशोरी में संवेगों में तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, किशोर किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। देखिए, किशोरावस्था में बच्चे क्या होता है, क्रांतिकारी विचार आ जाते हैं बच्चों में। किसी हीरो को या किसी नेता को अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उसी के हिसाब से चलने लगते हैं, उसी के हिसाब से कार्य करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बात करेंगे, पुनरावृत्ति है थोड़ी सी। पहले माह में शिशु की प्रतिक्रिया जो है स्पष्ट नहीं होती है। एक वर्ष में वह लोगों से हिल मिल जाता है। 5वें वर्ष में दूसरों के प्रति दूसरों से समायोजन करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक बालिका अपने अलग अलग समूह का निर्माण करते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। किशोरावस्था में सजने संवरने की विशेष रुचि होती है और विपरीत लिंग आकर्षण होता है, जिससे हम टीन एज भी कहते हैं। क्योंकि देखते हैं आप टीन एज कहते क्यों हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। जैसे आपकी 12 से स्टार्ट हुई है अवस्था, तो 12 छोड़ दीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये टीन जो है ये टीन एज ही कहलाता है। ठीक है, इसलिए टीन एज कहते हैं। तो ये हमारा सामाजिक विकास भी हो गया। तो आप देखते हैं समय के हिसाब से हम भाषा विकास भी देख लेते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, भाषा विकास भी देख के ही ख़त्म करते हैं, तो जल्दी हम ख़त्म कर लेंगे चीज़ों को। अब हम देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को हम देखेंगे। भाषा विकास कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है, तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसका अस्थायी ज्ञान विकसित होता है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में भाषा विकास। ठीक है, शैशवावस्था में हम भाषा विकास देखेंगे। तो जन्म के समय बालक क्रंदन करता है। ठीक है, यह उसकी पहली भाषा होती है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जन्म समय बच्चे की पहली भाषा क्या होती है, क्रंदन यानी रोना। ठीक है, इस समय ना तो उससे स्वरों का ज्ञान होता है और ना ही व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। आप देखते होंगे जो 25 सप्ताह तक जो बच्चा है जो ध्वनि निकालता है, आ ऊ करके ऐसे निकालता है, वे व्यंजन नहीं बोल पाता है, वो स्वरों की संख्या ही ज़्यादा निकालता है। ठीक है, 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है। लाइन इंपॉर्टेंट है कि 10 माह की अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है, जिसे वो बार बार दोहराता है। आप देखते होंगे कि कोई शब्द को एक बार देख लेता है, सुन लेता है, फिर उसी को बार बार बोलता रहता है। इन्हें भी जाने अध्ययन के आधार पर समझ देखते हैं हम अवस्थाओं में भाषा विकास कैसे होता है बच्चों का शैशवावस्था में।
ठीक है, ये आयु हो गया, शब्द हो गया। जन्म से 8 माह में वो कितने 0 शब्द बोल पाता है केवल। 10 माह में 1 शब्द बोलता है। 1 वर्ष में 3 शब्द तक बोल लेता है। 1 वर्ष 3 माह यानी कि 12 दिन 15वें माह में 19 शब्द बोलता है। 1 वर्ष 6 माह 22 शब्द बोलता है। 1 वर्ष 9 माह 118 शब्द बोल देता है। और 2 वर्ष में 212 शब्द, और शब्दकोश उसका 212 का हो जाता है। 4 वर्ष में 1550 का, 5 वर्ष में 2072 का यानी कि 2072 का, और 6ठे वर्ष में 25,562 का। तो इतना आपको नहीं याद रखना है, इसमें पूरा नहीं पूछा जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा। आप ये जन्म से 8 मास का याद रखिएगा, ये 1 वर्ष तक का ही याद रखिएगा, इतना भी नहीं पूछा जाता है आपका। ठीक है, बस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा, इसके अंदर से इतना शब्द नहीं पूछा जाएगा आपका। चलिए आगे हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय के वातावरण का प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डालता है शिशु की भाषा पर। जिन बच्चों में तुतलाना व हकलाना आदि दोष होता है उनमें भाषा विकास की गति थोड़ी धीमी होती है। जो बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं आगे, गतिविधि क्या बताई गई है भी देख लेते हैं। प्रशिक्षुओं से चर्चा करें कि शिशु के भाषा विकास के लिए किस प्रकार की शैक्षिक गतिविधि कराई जा सकती है, और प्रशिक्षुओं से निम्नलिखित बिंदु उभर कर आ सकते हैं। जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्दों को शिशुओं से दोहराने के लिए कहना, 1 वर्ष से ऊपर के जो शिशु हैं, और छोटी छोटी कहानी कविता सुनाकर बच्चों को दोहराने के लिए कहना 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में भाषा विकास। शैशवावस्था में तो हमने देख लिया कि जो है 10 माह में एक पहला शब्द बोलता है बच्चा। तो बाल्यावस्था में भाषा विकास तो हम क्या देखते हैं कि आयु के साथ, ध्यान से सुनिएगा, आयु के साथ साथ बालकों में सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द को लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, बॉक्स में बंद है, कि हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम प्राप्त किए थे कि लड़कियों की भाषा विकास, ठीक है, बालकों की अपेक्षा तेज़ी से होती है, यानी कि बालिकाओं की जो भाषा विकास है, बालिकाएँ अधिक जल्दी बोलने लगती हैं। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। ये भी आप याद रखिएगा कि शब्दों की संख्या भी अधिक होता है, और अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता भी लड़कियों में ही अधिक होती है। यानी हर चीज़ में क्या है, लड़कियां ही आगे हैं। बाल्यावस्था में हम बात करेंगे भाषा विकास की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए भाषा विकास भी तीव्र होता है लड़कियों में, शब्दों की संख्या भी ज़्यादा होती है लड़कियों में, और अपने किसी के सामने अगर अपनी बात को प्रस्तुत करना है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से लड़कियाँ ही प्रस्तुत कर लेती हैं। फिर हम बात करेंगे भाषा विकास में समुदाय। भाषा विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्यय ज्ञान उन्हें हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, स्थूल से सूक्ष्म आपका, और मूर्त से अमूर्त। मूर्त यानी कोई चीज़ ये आपके सामने रखी हुई है, इसके बारे में बताना, कि इसे देख देख के बच्चे से कहना है कि इसके बारे में बताओ, तो वो बता लेगा, तो मूर्त चीज़ों के बारे में बता ही लेगा। और अमूर्त जो चीज़ें सामने नहीं है, बच्चों से कहना उसके बारे में सोच कर बताना, ये चीज़ें हैं। तो मूर्त यानी जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं, अमूर्त यानी कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं हैं। अगर हम बात करें स्थूल से सूक्ष्म की, और स्थूल यानी कि कोई चीज़, जैसे आपका पेड़ है ये, ठीक है, बच्चे को, छोटे बच्चे को हमने बता दिया कि ये पेड़ है। अब सूक्ष्म की ओर जाना है तो हम बच्चे को ये बताएंगे कि पेड़ में पत्ती ये है, डाल ये है, कली ये है, फूल ये है, फल ये है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना, ये सूक्ष्म होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। कुछ गतिविधि है, तो गतिविधि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाल्यावस्था में भाषा विकास हो गया। अब हम आते हैं किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में भाषा विकास की हम बात करें कि इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होते हैं उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है, और वे कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वे कभी कभी गुप्त कोड या गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों यानी सिंबल के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वे ही जानते हैं जिनको कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है। तो ये हो गया आपका। आगे हम देखते हैं क्या है, इन्हें भी जाने क्या है। भाषा विकास के दोष कौन कौन से हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपका, ये पेडागोजी का पोर्शन है। भाषा विकास के दोष कौन कौन से हैं? ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने में अंगों का दोष, और सुनने में दोष। ठीक है, पुनरावृत्ति बिंदु है, इसको भी हम देखते हैं। पुनरावृत्ति बिंदु यानी कि जो हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ें। भाषा विकास स्वतः होती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जन्म के समय शिशु केवल रोता है, यानी कि पहली भाषा शिशु की क्या होती है, क्रंदन ही होता है, रोना होता है, जैसा कि हमने देखा है क्रंदन ही होता है।
2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। किशोरावस्था में किशोर या किशोरियों की भाषा क्या हो जाती है, साहित्यिक हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब सृजनात्मक विकास बच रहा है, देखिए ये कितना है। हाँ, थोड़ा सा ये लंबा पड़ेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। समय देखते हैं, 35 मिनट हो गया। चलिए हम इसको कल देख लेते हैं और बाकी चीज़ों को भी हम कल देख लेंगे, तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कर ही लेते हैं, आज ही ख़त्म करते हैं, फिर अगला हमारा टॉपिक अगला व्यक्तित्व का बचेगा, तो ये भी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यही सृजनात्मक विकास को भी। विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, तो ये सारे विकास आपके विभिन्न अवस्थाओं के खत्म हो जाएंगे आज। तो विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास की हम बात करेंगे कि शैशव अवस्था में सृजनात्मक विकास पहले हम देखेंगे। ध्यान से सोचिएगा, सृजनात्मक मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, यानी बच्चा नई चीज़ों का जो सृजन करता है वो उससे हम कहते हैं सृजनात्मक विकास। ठीक है, सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशव अवस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होते हैं। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज़ की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना, कागज़ के पर तरह तरह के चित्र बनाना, कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना। शैशव अवस्था में सृजनात्मक क्षमता और विकास भलीभांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं वह शिशु के व्यक्तित्व को उचित विकास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे आती है, जैसे उसने कमल का फूल बनाया, उसमें रंग भरा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिएटिविटी ही हैं बच्चों की। तो सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में हम बात करेंगे सृजनात्मक विकास कैसे होता है। तो प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है, वो कुछ नया कर सकते हैं। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों के द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें, क्योंकि बच्चों को थोड़ा छोड़ना चाहिए कि वो स्वयं कुछ कर सकें। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें, यानी कि जो चीज़ें आसपास का लेना है तो वो अपने द्वारा ही प्राप्त करें और अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, यानी कि सृजनात्मकता विकसित होती है। सृजनात्मकता के विकास द्वारा ही भावी जीवन की हम तैयारी करते हैं। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार या कई क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय, बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करके, जैसे कई टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी उनका हम कोई नई वस्तु बना देते हैं, तो इससे भी सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किशोरावस्था में सृजनात्मकता का विकास, तो इसको भी देख लेते हैं। किशोरावस्था जो है परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो है बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना ही प्रौढ़ रहता है। इस कारण से वो अपने वातावरण से भलीभांति समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कल्पना की अधिकता होती है और वे सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या है, किशोरावस्था में बच्चे कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं। यदि किशोर किशोरी की सृजनात्मक क्षमता को उसका वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए, तो वे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराशा से बचा सकते हैं। अगर अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करते हैं तो अपने आप को कुंठा व निराशा से बचा सकते हैं। किशोर किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ्यगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक एवं संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का उपयोग करके नई वस्तुओं की रचना करना। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही हम बच्चों को जो है कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक या समाज में मार्गदर्शन करने वाला बनने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब थोड़ा पुनरावृत्ति बिंदु है, इसको भी हम देख लेते हैं क्या बताई गई चीज़ें। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन करने से संबंधित होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास नितांत आवश्यक है। ठीक है, कहने का मतलब है जो तीनों अवस्थाएं हैं उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास होना जरूरी है। सृजनात्मक क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार की पाठ्यसहगामी क्रियाओं द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो गया है। अगला हमारा चैप्टर आएगा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व। तो ये यानी कि बाल विकास की सारी अवस्थाएं हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया है। अब हम आएंगे एक नए चैप्टर पे, तो ये सारी चीज़ों को एक बार आप 1-2 बार वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने कौन कौन सा विकास देखा? संवेगात्मक विकास देखा। एक सेकेंड, हमने कौन कौन सा विकास देखा? एक संवेगात्मक विकास देखा आपका। ठीक है,
और पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को भी जाना, भाषा विकास देखा हमने और सृजनात्मक विकास देखा। तो ये सारे विकास हमने देख के पहले हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास और इसमें सामाजिक विकास भी देख लिया, यानी बाल विकास की सारी जो है बाल विकास की अवस्थाओं के सारी विकास भी हमने देख लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल और जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।